सारी बातें जो ऐसी आई हैं ये वर्तमान समय में भी सही हैं और वैज्ञानिक हैं। उन बिंदुओं के आधार पर जो हम वर्तमान समय में उपयोग करते हैं काल गणना, उस पर हम बहुत संक्षिप्त में बात करेंगे कि एक प्रकार से कैसे क्या होता है और कुछ काल को समझने का भी हम प्रयास करेंगे और ये देखेंगे कि वास्तव में वर्तमान समय की तुलना में भारतीय जो दृष्टि थी वो कितनी व्यापक थी। ये कुछ बिंदु हैं जिसमें काल की समझ, काल की अवधारणा, भारतीय काल गणना की इकाइयां, चंद्रमा की गति, हिंदी तिथि की समझ, सप्ताह की अवधारणा, पृथ्वी की गति की समझ, मास का नामकरण, मास, अधिक मास, 6 मास, वर्ष की अवधारणा, युग, ब्रह्मा की आयु, कल्पादि, सत्तायु, कालमान और काल की अनंत यात्रा। तो बहुत संक्षिप्त में हम इस पर बात करेंगे। हम ये देखें काल गणना की समझ, तो जब भी हम इस पे बात करते हैं तो सबसे पहले आवाज तो आ रही है ना मेरी? सबसे पहले ये जरूरी है कि हमको काल को समझना होगा। तो जो ब्रह्मांड काल के सापेक्ष है, काल सृष्टि के संचालन का मूल तत्व है। पुराणों में काल को सृष्टिकर्ता और संहार करता है, ये दोनों बताया गया है। हम इस पे बात करते हैं कि स्टीफन हॉकिंसन, आपने सभी ने नाम सुना होगा, वर्तमान समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक। उन्होंने एक जो पुस्तक है समय का संक्षिप्त इतिहास, उन्होंने ये लिखा है कि सृष्टि और काल एक साथ प्रारंभ हुए, जबकि भारतीय दृष्टि है उत्पत्ति और लय चक्र लगातार चलता रहता है। इसका मतलब क्या है? उस समय हमारे मनीषियों के पास वो दृष्टि थी कि जो उन्होंने माना कि केवल एक समय ही नहीं, ये जो चक्र है वो लगातार चलने वाला चक्र है। हम सोच सकते हैं कि आज की दृष्टि की तुलना में हमारी जो काल के समझ की दृष्टि है वो कितनी व्यापक है और वर्तमान समय में सही है। ये सूर्य सिद्धांत का श्लोक है। इस श्लोक में काल की पूरी समझ और स्पष्ट समझ हो जाती है। इसमें कहा है लोकान मृत्युतो काला कालुना कलनात्मका, स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार का है। तो देखिए, एक प्रकार का काल जो संहार करता है, दूसरे प्रकार का काल कलनात्मक है जिनको जाना जा सकता है। अब देखिए, प्रथम काल जो परम तत्व के रूप में सृष्टि के मूल में विद्यमान है, दूसरा व्यवहार में प्रयुक्त होता है। पहले वाले काल के संदर्भ में हम बिल्कुल नहीं जान सकते कि ये कब प्रारंभ हुआ और कब अंत होगा। इसके समय में हम कुछ भी जानकारी नहीं रखते, लेकिन इसी ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, सृष्टि रखते हैं, लय करते हैं, परंतु काल बना रहता है। लोकों का अंत कर देने वाला काल, एक काल बहुत महत्वपूर्ण, लोकों का अंत कर देने वाला। मतलब पुराने समय में स्पष्ट दृष्टि थी कि जहां हम रह रहे हैं पृथ्वी लोक के अलावा और भी कई लोक हैं और उनका काल अलग अलग प्रकार का है। हम जब पृथ्वी में रह रहे हैं उसकी काल की बात करते हैं, लेकिन कई लोग हैं और उनके काल की गणना अलग अलग प्रकार की होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, काल का जो थोड़ा सा मध्य का भाग जाना जा सकता है, उसमें भी बहुत छोटा नापा नहीं जा सकता, उसे अमूर्त कहते हैं। जो नापा जा सकता है उसे मूर्त कहते हैं। अब यहां देखिए, जो व्यापक काल है उसके मध्य में ही एक बहुत छोटा सा भाग, अभी हम जब ब्रह्मा की आयु वगैरह देखेंगे, जब पूरा काल का विस्तृत वो होगा, तो जो व्यापक काल है उसके मध्य में एक जो छोटा सा काल है, केवल उसको ही हम नापते हैं, जानते हैं और उसकी गणना करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि काल के संदर्भ में भारतीय दृष्टि है वो कितनी व्यापक है। हम केवल पृथ्वी में जो चीजें सब देख रहे हैं या पृथ्वी में काल गणना का जो तरीका है पुराण आधारित, क्योंकि हम काल में कर क्या रहे हैं, हम केवल
गतियां देख रहे हैं कि चंद्रमा ने पृथ्वी के कितने चक्कर लगा लिए, पृथ्वी ने सूर्य के कितने चक्कर लगा लिए। इसके अलावा कोई काल है क्या हमारे पास? इसी रूप में हम समझते हैं। लेकिन भारतीय संदर्भ में देखें तो इससे एक स्टेप आगे है। हमारा जो हॉरोस्कोप बनता है या जन्म कुंडली बनती है, हम उसका उपयोग किस संदर्भ में करते हैं? केवल हमारा फलादेश के संदर्भ में करते हैं। कभी आपने सोचा है कि वो जन्म कुंडली फलादेश के लिए है या काल की समझ के लिए? भारतीय काल को जो मनीषियों ने कहा है वो गिनती गिन के नहीं बताया, वो प्लेनेट्स पोजीशन के आधार पर बताया है कि रामचंद्र जी का जन्म जब हुआ था जब प्लेनेट्स की स्थिति ऐसी थी, कृष्ण जी का जन्म हुआ था जब प्लेनेट्स की स्थिति ऐसी थी, हमारा जब जन्म हुआ जब हमारी प्लेनेट्स की स्थिति ऐसी है। वो एक यूनिकनेस है। उस प्लेनेट्स पोजीशन के आधार पर आप अपने जन्म का दिनांक और समय पता लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक यूनिक है। तो अभी तो शक संवत, ईस्वी विक्रम संवत जो भी चले बहुत छोटे हैं, लेकिन प्लेनेट पोजीशन के आधार पर अगर हम देखेंगे तो किसी भी समय के काल का निर्धारण हम कर सकते हैं गणना के द्वारा, या वर्तमान समय में सॉफ्टवेयर आ गए हैं, सॉफ्टवेयर में आप वो प्लेनेट पोजीशन डाल दीजिए, पता लग जाएगा। ये केवल एक बताने के लिए प्राण से लगा के त्रुटि तक की जो गणना है वो 1/32,40,000 मतलब 10⁻⁻6 जो वर्तमान समय में माइक्रो सेकंड के बराबर है, उतनी की भी गणना की इकाइयां हमारे यहां विद्यमान थी। फिर एक जो मुहूर्त आधारित गणना है, इसमें 30 काष्ठा का एक कला, 30 कला का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र या एक दिन। इसके आधार पर विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी उज्जैन वेधशाला में बनाई गई। अंतर क्या है? गणना की कंसेप्ट में समझ क्या है? वर्तमान समय में हम जो उपयोग करते हैं वो पृथ्वी का जो पूरा घूर्णन कितना समय लेते हैं? 24 घंटे। पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगाती है पृथ्वी में 24 घंटे, ठीक है। उसके बाद घंटे का मिनट हो गया, मिनट का सेकंड हो गया। हम तारीख कब बदलते हैं? रात को 12 बजे। कोई भी ऐसा साधन है क्या जिससे हमको पता लग जाए कि रात के 12 कब बजे? हम बोलेंगे कि घड़ियां हैं। अगर हमारी घड़ी सही सेट नहीं है तो घड़ी जो बताएगी उससे हो जाएगा। लेकिन प्राचीन समय में ये नहीं था। गणना कहां से शुरू होती थी? सूर्य उदय से शुरू होती थी। कोई भी मौसम हो, आपको पता लग जाएगा सूर्योदय हो गया या होने वाला है। रोशनी या सूर्य अपने आप अपनी उपस्थिति बता देगा। इसका मतलब क्या है कि रात को 12 बजे ना होके हमारी जो गणना शुरू होती थी वो कहां से होती थी? सूर्योदय से। और फिर जो समय की गणना है तो उसको एक घूर्णन को 30 मुहूर्त में, ये आपका जो 24 है उसको 30 मुहूर्त हो गया, फिर इसके बाद 30 कला हो गया, 30 काष्ठा। इस रूप में इसको बांटते थे। और ये जो वैदिक घड़ी है ये बताती है 18 मुहूर्त, 20 कला और 6 काष्ठा समय हो गया है। अब ये घड़ी जहां भी लगाएंगे, ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि उस स्थान के सूर्योदय से ये 0 बताएगी और उसके बाद पूरा का पूरा अगले सूर्योदय तक के समय को 30 भागों में बांट देगी, जो वर्तमान में ये 48 मिनट के आसपास होता है। अब ये मुहूर्त, अभी हम गिनती क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 6 24 घंटे हो गए। उस समय ये जो मुहूर्त था, 30 मुहूर्तों के नाम निर्धारित थे। एक मुहूर्त 29वां,
हमने सुना है ब्रह्म मुहूर्त, बाकी 30 को सुना है क्या? उस समय हमारे जो बटों के हमारे जो विद्यालय चलते थे वहां पर गिनती नहीं गिनते थे कि 1 घंटा 2 घंटा, मुहूर्त का नाम बता दिया, समय का अंदाज लगा लेते थे। किससे? सूर्य के ऑब्जर्वेशन से, चंद्रमा के ऑब्जर्वेशन से। इतना तक है कि अगर आपका ऑब्जर्वेशन सही होगा तो आप चंद्रमा देख तो बता देंगे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कौन सा है और कौन सी तिथि है। इतना सटीक ऑब्जर्वेशन हमारे विद्यालयों में हमारे बच्चों में था। तो ये जो मुहूर्त है, एक ब्रह्म मुहूर्त हमने सुन लिया, ब्रह्म मुहूर्त में जाके और अपना जो भी कार्य करना चाहिए तो हमारे लिए शुभ होता है। ये जितने भी ये बने हुए हैं ये अति शुभ मुहूर्त हैं। जो लाल से हैं वो शुभ मुहूर्त है और बाकी जो नीले से हैं वो मुहूर्त नहीं है। मुहूर्त पूरे के पूरे दिए हुए हैं। तो मुहूर्त आधारित समय गणना हमारे यहाँ थी और स्पष्ट रूप से मुहूर्त का नाम लेके हमारे जो गुरु लोग थे वो बच्चों को बताते थे और हर मुहूर्त में किए जाने वाला कार्य निर्धारित था कि क्या करना है हमको। ये घड़ियां हैं अलग अलग प्रकार की, इस पानी की घड़ी से लगा के इलेक्ट्रॉनिक घड़ी तक हम वर्तमान में आ गए हैं। ठीक है, इस पे ज्यादा नहीं करेंगे। अब ये जो भारतीय काल गणना को समझना है तो केवल अगर इस स्लाइड को हम समझ लेंगे तो हम पूरी भारतीय काल गणना समझ जाएंगे। यहां कुछ लोगों को लग सकता है कि मैंने जो शब्दों का उपयोग किया है वो बहुत जनरल शब्द का उपयोग किया है, जैसे पृथ्वी और चंद्रमा का घूमना। इसमें घूर्णन और परिक्रमण दोनों गति आ गई हैं, लेकिन इस हिसाब से डिजाइन किया है कि हो सकता है कि हमारी जो ऑडियंस है उसने कुछ नहीं पढ़ा तो वो सामान्य रूप से समझ सके। पृथ्वी का अपने अक्ष पर निवेदन है, थोड़ा शीघ्रता करें। बिल्कुल शीघ्रता। अपने अक्ष पर झुकाओ 4 मिनट में 1 डिग्री पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है और इसलिए तारा 4 मिनट में 1 डिग्री दिखाई और 1 दिन में लगभग 1 डिग्री चलती है। इसीलिए जो पूरा चक्र है वो हमारा 360 का चक्र है और हमारा जो वर्ष है वो 365 दिन का है, तो लगभग 1 डिग्री शब्द का उपयोग किया गया है। ये पूरा हमारा नक्षत्र मंडल चक्र है, इसी से पूरा सब डिसाइड होता है। कैसे, वो देख लीजिए। 27.3 दिन में एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र तक की गति होती है, लेकिन अमावस्या पूर्णिमा को देखेंगे तो 29.53 दिन हो जाता है। इसलिए अगर हम चंद्रमा को देखेंगे तो 50.5 मिनट देर से शुरू होता है और ये 17 मिनट से 1 घंटे 16 मिनट तक होता है। 12 अंश, चंद्रमा की जो 12 अंश की गति है वो हमारी एक तिथि है और उतने पृथ्वी भी 1 डिग्री घूमेगी, 13 डिग्री 20 मिनट। नक्षत्र 27 ही क्यों, वो चंद्रमा की 1 दिन की गति है, उसके आधार पे नक्षत्र। सूर्य और चंद्रमा का 0 अंश होता है तो अमावस्या, 180 अंश होता है तो पूर्णिमा होती है। ये चंद्रमा की गति 11 अंश से लेके 15.5, क्योंकि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करता है तो गति उसकी अलग अलग हमारी होती है, इसलिए 24 घंटे से बड़ी और 24 घंटे से छोटी होती है। अब एक तिथि, क्षय तिथि क्या होती है? हम कहते हैं कि तिथि हमारी खत्म हो गई, तो क्या इसका मतलब यह है कि तिथि रही नहीं? तिथि बिल्कुल रहती है। हमारी मान्यता है कि सूर्योदय के समय जो तिथि होगी उसको पूरा दिन मानेंगे। अब कई बार स्थिति ऐसी होती है कि सूर्योदय के कुछ समय तक ही एक तिथि रहती है, तो इसका उदाहरण दिया है 27/2/2025 को अमावस्या तिथि 8:55। ठीक है, सूर्योदय था 6:51 पर, मतलब तिथि कौन सी? चतुर्दशी तिथि थी। अगला देखें, अमावस्या समाप्त 6:14 और सूर्योदय कब है? 6:50। अब यहां क्या स्थिति होगी कि ये जो तिथि है 8:55 तिथि थी और 6:51 पे हमारा सूर्योदय था, मतलब सूर्योदय के पहले अमावस्या शुरू हो गई और अमावस्या समाप्त कब हो गई? 6:14 पे। सूर्योदय हुआ 6:50 पे, तो अमावस्या तिथि कहां गई? तो मानेंगे कि अमावस्या तिथि
6 हो गई, क्योंकि यहाँ सूर्योदय अमावस्या तिथि में नहीं हुआ और यहाँ भी सूर्योदय अमावस्या तिथि में नहीं हुआ। अधिक तिथि में क्या होता है, ऐसे ही प्रथमा तिथि 5:52 पे, सूर्योदय 6:09 पे हुआ और अगले दिन 8:25 तक तिथि रही और 6:08 पे सूर्योदय हो गया। मतलब 2 सूर्योदय प्रथमा तिथि में हुए तो दोनों दिन मान लेते हैं। लेकिन इसमें जो हमारे ग्रंथ है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कब कौन सी तिथि ग्रहण करना है। जो माह के नाम है वो नक्षत्रों के नाम पर होते हैं। ये जो नक्षत्र स्लैब है, यहाँ कहीं भी पूर्णिमा होगी तो माह का नाम वही होगा, और अगर नक्षत्र में 2 पूर्णिमा हो जाएंगी तो 2 माह के नाम यही रहेंगे, और अगर कोई पूर्णिमा नहीं होगी तो वो 6 माह होगा। अब इसमें देखें घूर्णन गति बताई गई है, इसमें ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। सौर वर्ष हमारा 365.245 दिन का होता है और चंद्र वर्ष जो होता है वो हमारा 354 दिन का होता है। तो सूर्य और चंद्र वर्ष में जो 10 दिन का अंतर है, इसीलिए हर साल हम देखते हैं कि 10-10 दिन का अंतर हो जाता है, और हर तीसरे साल 1 माह अधिक मास के लिए ले लेते हैं। एक केवल भारतीय कैलेंडर में ही है, किसी में नहीं है, क्योंकि इसीलिए 16 लूनर कैलेंडर बोलते हैं। हमारे जो मनीषी थे वो इतने विद्वान थे कि उन्होंने सूर्य और चंद्रमा को सामंजस्य कैसे अधिक मास से उसका सामंजस्य बिठा दिया। तो इसलिए 10.87 दिन का अंतर पड़ता है, और इसलिए 32 माह 11 दिन 1 घंटे 36 मिनट के में 1 माह का अंतर आ जाता है। और इसलिए देखेंगे 26 में 17 मई से 15 जून तक ज्येष्ठ हमारा इस बार अधिक मास है। ये दिव्य वर्ष है और सामान्य इसकी गणना की गई है। पूरा यहाँ मनवंतर की गणना की गई है। मनवंतरों के सभी के नाम हैं। वर्तमान में 7वां व्यवस्थित मनवंतर चल रहा है हमारा। ये जो फर बता रहे थे, सौर परिवार आकाश गंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है और ये पूरा आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। इसकी जो गति है वो 220 किलोमीटर प्रति सेकंड। यहां एक चीज बताना चाहेंगे कि हम लोगों को जानकारी है कि अगर ये केंद्र है, केंद्र के जो पास होगा उसकी गति तेज होना चाहिए, जो दूर है उसकी गति धीमी होना चाहिए। लेकिन जितने भी तारे हैं सभी की गति 220 किलोमीटर प्रति सेकंड ही पाई गई है। आज तक वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाए हैं गतियां ऐसी क्यों हैं। हमारे जितने भी अभी फिजिक्स के नियम हैं वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में ही लागू हैं, उसके बाद सब नियम फेल हो जाते हैं। ये हमारा जो कल्प का है, श्वेत बराह नाम का कल्प चल रहा है, उसकी पूरी यूनिट है। ये ब्रह्मा का 30 कल्प, ब्रह्मा का पूरा ये पूर्णिमा और ये अमावस्या बताई गई है। ये ब्रह्मा की आयु, ब्रह्मा की आयु और द्रव्य की आयु वर्तमान समय में एक ही है। हमारे यहां बोलते हैं कि वर्तमान समय में विज्ञान मानता है कि 3 × 10⁻14 सौर वर्ष में एक पूरा का पूरा मैटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जो ब्रह्मा की आयु निकली है वो भी हमारी इतनी ही निकली है। मतलब वर्तमान गणना और प्राचीन गणना में कोई अंतर नहीं है। और ये परार्ध, अब हमारे यहाँ बोला जाता है परार्ध के बाद आपकी तो गणना ही नहीं है। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो उससे बड़ी गणना करके हम करेंगे क्या। इसके बाद एक जो कल्प से हम गणना करते हैं, कल्प कब प्रारंभ हुआ इसकी पूरी गणना है। ये पूरा सृष्टि संबंध कब है, चाहे सृष्टि से ले लें चाहे कल्प से ले लें। एक हम मंत्र बोलते हैं, हमारे जो जितने भी कोई कर्मकांड होता है तो एक मंत्र बोला जाता है। वो मंत्र अगर हम समझ लेंगे, अस्य विष्णु राज्य प्रवर्तमान, मतलब महाविष्णु की राज्य आज्ञा से जो सृष्टि बनी उस पर हम बात कर रहे हैं।
ब्रह्मा की आयु का द्वितीय परार्ध, श्वेत बराह नाम का कल्प, वैवस्वत नाम का मनमंत्र, कलयुग का 28वीं कलयुगी, 31वीं चतुर्युगी का प्रथम चरण। ठीक है, षष्ठी संवत वर्तमान में कौन सा चल रहा है, युगाब्द कौन सा चल रहा है। फिर इसके बाद हम हैं कहां, तो जम्बू द्वीप ब्रह्म जैसे भरतखंड में है। स्थान कौन सा है, उज्जैन नाम का स्थान है। संवत्सर कौन सा है, सूर्य उत्तरायण के दक्षिणायन है। सूर्य और चंद्रमा किस राशि में है, ऋतु कौन सी चल रही है। फिर माह कौन सा है, पक्ष कौन सा है, आज तिथि कौन सी है, वार कौन सा है, समय कौन सा हो गया। संकल्प लेने वाला व्यक्ति, पिता का नाम, गोत्र का नाम। अगर सब कुछ एक जैसे हैं, हम यहां बैठ के संकल्प ले रहे हैं, तो भी ये स्थितियां अलग होंगी। मतलब सृष्टि से लगा के आज तक की जो गणना है, वो पूरी गणना हम प्रत्येक अवसर पर स्मरण करते हैं, याद करते हैं। इसकी भी व्यवस्था स्पष्ट रूप से है, और जो हम संकल्प ले रहे हैं वो किस उद्देश्य से है। तो अगर हम देखेंगे तो वर्तमान जो हमारा खगोल विज्ञान है, वो भी पूरा का पूरा वैज्ञानिक और पूर्णतः वर्तमान समय में भी गणना में कोई अंतर नहीं है। उस आधार पर ये पूरा का पूरा हम उपयोग करते हैं। धन्यवाद। बहुत जल्दी फिर आप कोई प्रश्न जिज्ञासा थी, अगर जी, हो तो उसको हाँ, सुझाव बताइए।